भारत की क्रांति का आगाज है बिरसा मुंडा। जंगलों पहाड़ों के बीच बसे गांव से निकलकर आजादी लिखने वाला नौजवान है बिरसा मुंडा। जल जमीन जंगल का नारा देने वाला है बिरसा मुंडा। जिन्हें तुम आज शोषण कहते हो, उन्हीं शोषण के खिलाफ लड़ने वाला आदिवासियों का भगवान है बिरसा मुंडा। गोरों की टोली पर भारी पड़ने वाला वीर योद्धा है बिरसा मुंडा। भारत माता का वीर सपूत और आदिवासियों का इतिहास है बिरसा मुंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश गढ़िया। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लीलिया के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के द्वारा आयोजित इस लेक्चर सीरीज के छठे अध्याय में मैं समग्र कॉलेज परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी भारत माता वीर सपूतों की जननी है। देश के कोने कोने में भारत माता की आजादी के लिए, भारत की माता की रक्षा करने के लिए वीर सपूत बाहर निकल कर आए हैं। आज के लेक्चर में भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जल जमीन जंगल और जनजातीय संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा के नसे नस में रक्त के साथ साथ बहने वाली मातृभक्ति और राष्ट्रभक्ति से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी राष्ट्रभक्तिमय बनाने की प्रेरणा लेने के लिए ये लेक्चर सीरीज का हमने आयोजन किया है। हम हमारे इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ सर को कि वो आए और आज के हमारे जो अतिथि है सतीश भाई मेघानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भैसान का हार्दिक स्वागत करें। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ सर। जय जोहार। नमस्कार, હું છું ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર સિંહ રાઠોડ, પ્રિન્સિપાલ ગવર્મેન્ટ આર્ટ્સ એન્ડ कॉमर्स कॉलेज लीलिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व चल रहा है। डॉक्टर महेश कुमार गढ़िया जी बहुत अच्छा ये वेब सीरीज़ चला रहे हैं और हमारे कई अभिभावक श्रोता उसमें भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रश्न और बातें भी होती रहती है। मुझे खुशी है। आज हम एक ऐसे आदिवासी नेता को लेकर आ रहे हैं। उसका नाम है श्री भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा नाम से फेमस है, प्रख्यात है, सुविख्यात है। आपने मध्य भारत में बहुत बड़ी आदिवासी जनजातियों के लिए लड़ाई लड़ी है और यह ऐतिहासिक घटना को अभी 15 नवंबर का दिन उनका जन्मदिन है गया अभी, तो बड़ा उत्सव पूरे भारत में मनाया गया था। और आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो आज़ादी के नेता है, हमारे जनजाति भाइयों और हमारे पीड़ित भाइयों हैं, उनके लिए मुक्ति दिलवाने का जो बड़ा आंदोलन किया है, वो आंदोलन की एक श्रृंखला लेकर हम डॉक्टर सतीश मेघानी जी लेकर आ रहे हैं। इतिहास के गवर्नमेंट कॉलेज भैसान में प्रोफेसर हैं। अभी मैं उनका स्वागत भी करता हूं और सुनने वाले सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। जय जोहार। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ सर। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि जिन्होंने जल जमीन जंगल और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के सामने डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, ऐसे महान वीर सपूत, भारत माता के महान वीर सपूत भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में हम जानेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता सतीश भाई मेघानी को कि वो आए और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हमें डिटेल में मार्गदर्शित करें। सतीश भाई मेघानी।
सन 1971 में आई फिल्म आनंद का एक प्रख्यात डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सतीश मेघानी और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के इतिहास के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान आदिवासी नेता, एक अनसंग वॉरियर बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। 15 नवंबर 1875 के रोज बिरसा का जन्म तत्कालीन बिहार के उलीहातू में मुंडा संप्रदाय या मुंडा जनजाति में जन्म हुआ। 15 नवंबर का दिन यादगार रखने के लिए भारत सरकार ने 15 नवंबर 2001 के दिन ही झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग किया। इतना ही नहीं, भारत का जनजाति गौरव दिवस भी 15 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। मात्र 25 वर्ष बिरसा जीवित रहे। इन 25 वर्षों के दरमियान उन्होंने जो जो किया, आज हम वो डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रख्यात इतिहासकार रमणिका गुप्ता अपनी पुस्तक आदिवासी अस्मिता का संकट में लिखती है कि आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों और जमीनों पर राजा, नवाब या अंग्रेजों का कब्जा नहीं होता था, बल्कि यह आदिवासी जनता का कब्जा होता था। राजा, नवाब शासन तो करते थे, उन्हें लूटते भी थे, लेकिन कभी भी आदिवासियों की संस्कृति और व्यवस्था में कभी भी वो दखल नहीं देते थे। लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। इसी जीत के साथ भारत के स्थानिक राजा, रजवाड़ों और नवाबों का पतन होना प्रारंभ हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में स्थायी भूमि प्रबंध, जिसको इंग्लिश में हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, एक जमींदारी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग पैदा किया जिनको सारी जमीनों का मालिक बनाया गया और किसान और आदिवासी खुद अपनी ही जमीन में मजदूर बन गए। इसी समय के दौरान हम जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में महाजन, व्यापारियों और लगान वसूलने वालों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया था जो अंग्रेजों के बिचौलियों के रूप में काम करता था और आदिवासियों के पास से वो लगान वसूली करते थे। आदिवासी उन्हें डीकू, जिसका शाब्दिक अर्थ है डाकू, यानी जो लोग बाहर से हमें लूटने आए हैं, वो ये जो बिचौलिए है, जो महाजन, व्यापारी, लगान वसूलने वाले बिचौलिए, आदिवासी उन्हें डीकू के नाम से जानते हैं। यह डीकू धीरे धीरे आदिवासियों की जमीनें हड़पने लगे और आदिवासियों को वो गुलामों जैसी स्थिति में पहुंचा रहे थे। लेकिन इतिहास से हम जानते हैं कि आदिवासी लोग कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे। अंग्रेजों की यह औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था और दूसरी चीज, जब हम बिरसा मुंडा पढ़ाई के लिए सन 1886 में चाईबासा के मिशनरी स्कूल में जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहां वो देखते हैं कि मिशनरी स्कूल में आदिवासियों का धर्मांतरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बिरसा मुंडा को यह चीज अच्छी नहीं लगी कि आदिवासी लोग क्यों अपना धर्म, अपनी संस्कृति क्यों छोड़े और क्यों पढ़ाई के नाम पर वो विदेश का धर्म वो अपनाए। बिरसा मुंडा ने अपने बचपन में ही धर्मांतरण का विरोध किया और आदिवासी संस्कृति पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। आप सोच सकते हैं कि एक 14-15 साल का एक बालक एक विशाल अंग्रेजी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ वो विरोध करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के 1865 और 1878 के फॉरेस्ट एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीनें छीनने का प्रयत्न किया गया। अब आदिवासी खुद अपनी ही जमीन में वो मजदूर बनने की स्थिति में आ गए थे। आदिवासियों इन कायदों का हमेशा विरोध किया, लेकिन उनके पास नेतृत्व क्षमता का अभाव था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनको एक प्रॉपर लीडरशिप दे सके। नेतृत्व का यह अभाव होने के कारण अंग्रेज हर बार आदिवासियों के ये जो विरोध थे वो हमेशा कुचल देते थे। 1894 में वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर रीजन, ये छोटा नागपुर रीजन वो रीजन है जो भारत का 40% मिनरल्स और 25% कोयला इस रीजन में पाया जाता है। वर्तमान झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों में खूब
वो प्रख्यात है। 1894 में झारखंड के छोटा नागपुर रीजन में भयंकर अकाल और महामारी फैली। इस कारण बिरसा ने लगान माफ करने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सारे आदिवासियों को एकत्रित करके एक नारा दिया, हमारा देश हमारा शासन, अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ। बिरसा ने अपने जल, जंगल और जमीन, जो आदिवासी जल, जंगल, जमीन को अपनी मां समझते थे, उसके लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इतिहास में यह लड़ाई उलगुलान आंदोलन के नाम से जानी जाती है। उलगुलान का शाब्दिक अर्थ है भारी शोरगुल। इस आंदोलन के बाद सब बिरसा को अपना भगवान या धरती बाबा के नाम से सम्मानित करने लगे। इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था है उसके विरुद्ध आदिवासियों की सत्ता की स्थापना करना। हम देखिए कि आदिवासी भारत के सबसे पुराने और सच्चे नागरिक हैं। प्राचीन काल से हड़प्पा में भी हम देखते हैं, उसके बाद भी देखते हैं, द्रविड़ हम देखते हैं कि भारत में आदिवासी बहुत ही प्राचीन काल से रह रहे। जंगल पर तो उनका पहले से ही अधिकार है और जंगल ही उनका जो पूरा लाइवलीहुड है वो जंगल पे डिपेंड है। वो उनके अब जमीनें उनकी छीनने लगे, जंगल अब छीनने लगे, तो आदिवासी अब जाएंगे कहाँ? आदिवासियों को मिलता क्या था? जंगल के जो प्राकृतिक संसाधन जो मिलते थे उन पे उनका घर चलता था। अब वो जंगल काटकर अंग्रेज लोग अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने लगे, खेती के प्रोजेक्ट जैसे चाय के बागान, गन्ने के बागान, ये सब सारी बागायती खेती अंग्रेज वहां कराने लगे। तो आदिवासी जाएंगे कहाँ? खुद अपनी ही जमीन पर वो अब मजदूर की स्थिति में आ गए थे। अभी तक कोई उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उनको मार्गदर्शन दे सके, लेकिन अब बिरसा मुंडा आदिवासियों को, सारे आदिवासियों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। और अंग्रेजों का जितने लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा है जानते हैं कि अंग्रेज कभी भी जितने भी उनके खिलाफ विरोध हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, अंग्रेज कभी भी वो सहन नहीं करते थे। वो बड़ी बर्बरता पूर्वक इन विद्रोहों को कुचलने में अंग्रेज माहिर थे और बदनाम भी थे। अंग्रेजों को जब पता चला कि बिरसा नाम का कोई एक व्यक्ति है, हमारी जो राजस्व व्यवस्था है, आदिवासियों की जो हम जंगल छीन के हमारे वहाँ बागायती खेती हम करवा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, आदिवासियों को सारे एकत्रित करके एक हमारे खिलाफ एक नेतृत्व प्रदान करे, सारे आदिवासियों को एकत्रित करके विरोध की उन्होंने शुरुआत कर दी है। अंग्रेजों को जब ये जानकारी प्राप्त चली 1895 में बिरसा को पकड़कर वो जेल में डाल देते हैं। जैसे ही बिरसा को जेल हुई, जितने भी आदिवासी बिरसा के साथ थे उन्होंने जो बिरसा के उलगुलान आंदोलन की ज्वाला थी प्रज्वलित रखी। 1897 में वो जेल से रिहा होते हैं। 400 आदिवासियों को एकत्रित करके बिरसा ने, जैसे ही जेल से रिहा हुए 400 आदिवासियों को एकत्रित करके उनके हाथों में तीर कमान थमाकर उन्होंने खूंटी और आसपास के जितने भी पुलिस थाने थे उन पे हमला किया। आदिवासियों को यह मानना था कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के जो चिन्ह है जैसे कि रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, लगान वसूल करने की ऑफिस है, उन पे अगर हमला बोल दे तो भारत में जो ब्रिटिश राज है वो समाप्त हो जाएगा। वो जानते थे कि ये जो है ब्रिटिश राज के चिन्ह है, इन्हें हम नष्ट कर दे तो हमारे क्षेत्र से ब्रिटिश राज चला जाएगा। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने 1897 में आदिवासियों के साथ मिलकर खूंटी और उसके आसपास के पुलिस स्टेशनों में हमला किया। 1898 में अब बिरसा अंग्रेजों के साथ प्रत्यक्ष की लड़ाई थी उनकी। वो किसी और चीज में नहीं मानते थे कि चलो भाई हम अंग्रेजों से बातें करेंगे, उनको समझाएंगे, नहीं। वो आदिवासी थे, हमेशा लड़ाई ही उनके जीवन का संघर्ष रहा है। 1897 में जो उन्होंने जो हमला किया, बिरसा मुंडा अंग्रेजों के सामने हिट लिस्ट में आ चुके थे। 1898 में अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, जहां अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार,
प्रशिक्षित सेना थी, वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों के पास मात्र तीर कमान थे। कोई ऐसी सेना का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। ये आमने सामने की प्रत्यक्ष लड़ाई में अंग्रेजों की भयंकर हार हुई। इसके बाद 3 जनवरी 1900 के दिन झारखंड के डोंबरी पहाड़ी पर एक विशाल आदिवासी जनसभा को बिरसा मुंडा संबोधित कर रहे थे। अंग्रेजों को कहीं से गुप्त जानकारी मिली कि बिरसा अभी आदिवासियों को संबोधन कर रहे हैं, अभी यहीं पे है। अंग्रेजों ने ये डोंबारी पहाड़ी चारों तरफ से घेर ली। आदिवासियों को भनक भी नहीं थी और इन निहत्थे आदिवासियों पर अंग्रेजों ने चारों तरफ से धावा बोल दिया, जिसमें असंख्य बच्चे, निर्दोष स्त्री भी मृत्यु हो गए। भारत के इतिहास में यह घटना है, एक शर्मजनक दर्दनाक घटना है। वो भारत के इतिहास में आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानी जाती है। बिरसा को वो गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन बिरसा वहां से सफलतापूर्वक भाग निकले। बिरसा को किसी भी हाल में अंग्रेज पकड़ना चाहते, पकड़ के जेल में डाल दे, ताकि जितने भी आदिवासियों को उन्होंने एकत्रित करके आंदोलन चलाया है, कोई इनके पास नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो आदिवासी कभी भी जागरूक नहीं हो सकेंगे। इसलिए बिरसा को अंग्रेज पकड़ना चाहते थे, लेकिन बिरसा सफलतापूर्वक वहां से भाग निकले। अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ने के लिए एक इनाम भी घोषित किया। 500 रुपए का इनाम अंग्रेजों ने उस समय घोषित किया। हम बात कर रहे हैं सन 1900 की। सोचिए उस समय 500 रुपए की क्या कीमत होती होगी। बिरसा के लिए अंग्रेज कितने महत्वपूर्ण थे, यह उनके इस इनामी राशि है उससे ही हम ये जान सकते हैं। कोई अपने ही आदिवासियों का कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 500 रुपए के लालच में अंग्रेजों को जानकारी दे दी कि भाई अभी बिरसा मुंडा का लोकेशन कहाँ पर वो स्थित है। अंग्रेजों ने बिरसा को मार्च 1900 में गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया और जेल में उनको ऐसा इतिहास में कहा जाता है स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर। 9 जून 1900 के दिन बिरसा मुंडा की रांची सेंट्रल जेल में मृत्यु हो गई। इतिहास में कहा जाता है कि उनको स्लो पॉइजन या धीमा जहर देकर उनको मारा गया। मात्र 25 वर्ष का जीवन रहा बिरसा मुंडा का, सन 1875 से लेकर सन 1900 तक। इन 25 वर्ष के दरमियान बिरसा ने अपने मुंडा संप्रदाय के आदिवासियों को एकत्रित करके उनको एक महान नेतृत्व प्रदान किया। जो आदिवासियों के पास शिक्षण नहीं था, एक कबायली प्रकार से वो जीते थे, उन आदिवासियों को नेतृत्व प्रदान करके उन्होंने जागरूक किया। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उन्होंने जागरूक किया। इतिहास में बिरसा मुंडा का यह बलिदान हम कभी भी नहीं भूल सकते। भारत देश की जो संसद है उसके सेंट्रल हॉल में बिरसा के सम्मान में छवि लगाई गई है। रांची का एयरपोर्ट भी बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, गुजरात सरकार ने उनको सम्मान देने के लिए गुजरात सरकार की जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उसका भी नामकरण बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से ही किया गया है। जितने भी भारत में आदिवासी है, बिरसा को वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। चाहे वो आदिवासी आसाम के हो, नागालैंड के हो, बंगाल के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो या उड़ीसा के हो। आदिवासियों जो उनकी विचारधारा अलग है, हर एक आदिवासियों की संस्कृति अलग है, उनकी धार्मिक व्यवस्था अलग है। इन सारे आदिवासियों को एकत्रित करके उनको नेतृत्व प्रदान करना ही बिरसा मुंडा की सर्वप्रथम और सबसे बड़ी सफलता थी। इस उद्देश्य से, इस कारण ही भारत के सारे आदिवासी बिरसा को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, उनको धरती बाबा के नाम से पहचानते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को भारत का इतिहास और भारत के लोग हमेशा याद रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।